घूमता आपका ब्लैक होल भी बहुत तेजी से है, घूमता पल्सर भी बहुत तेजी से है, बट ब्लैक होल ऊर्जा अवशोषित करता है, पल्सर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। खास बात यह है कि जब अंतरिक्ष में कभी भी किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में, गैलेक्सीज में या किसी स्टार में कोई क्रिया होती है तो वहाँ से एक्स किरणें बाहर आती हैं और ये उन्हीं एक्स रेस को पोलराइज करता है, या ये कहिए कि उसके पोलराइजेशन को स्टडी करता है। यानी समय में पीछे जाकर चीज़ों को देखने की क्षमता जेम्स वेब टेलीस्कोप को बड़ा खास बनाती है कि अंतरिक्ष में बहुत सारी डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है। डार्क एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं जिसे हम सीधे रूप में कभी उपयोग नहीं कर पाते या फिर उसकी प्रकृति को हम जानते नहीं हैं। ब्लैक होल का मतलब है यहाँ पर सारी ऊर्जा का अवशोषण हो गया है और यहाँ पर अन्य कोई ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस में। आज के इस नए वीडियो में हम अपनी प्रज्ञान सीरीज़ के अगले भाग को कवर कर रहे हैं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के टॉपिक में हम कुछ ऐसे भागों को देखने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर एस्पायरेंट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में बहुत सारी बातों को इकट्ठा करना, समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सबसे कठिन या ये कहिए कि ऐसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसको अधिकतर छोड़ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ये टेलीस्कोप आधुनिक दुनिया का सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप है। अमेरिका ने इसे तैयार किया और इस टेलीस्कोप को हम लोग टाइम मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अमेरिका के द्वारा विकसित पुराना हो चुका एक टेलीस्कोप है। इसी का अपडेटेड वर्जन आपके सामने अब जेम्स वेब है। भारत का एक्सपोसैट, क्योंकि भारत ने भी एक बेहतरीन सा एक्सपोसैट डेवलप किया है, यानी ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो एक्सरे के बारे में बताता है और इसी का एक पार्ट है जो एक्सरे पोलरीमीटर है। यानी सही मायने में एक्सरे पोलरीमीटर इसी का फुल फॉर्म है। तो एक्सपोसैट हमारा एक सैटेलाइट है जिसके कई सारे काम हैं और उसमें सबसे खास काम है एक्सरे पोलरीमीटर। इसरो ने इसको विकसित किया है। ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, साथ में हम स्पेस में मिलने वाली कुछ खास चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पल्सर्स, मैग्नेटार, क्वासर, नेब्यूला और लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। यानी कि हम इन जीवन शैलियों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ खास चीज़ें हैं जिस पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा प्रेक्षणीय खगोलीय विज्ञान, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। अंतरिक्ष में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और दशाओं को देखने के लिए हमें एक टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट थी। अमेरिका ने ईएसए यानी कि सीएसए और ईएसए दोनों ही एजेंसीज जो हैं आपकी यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिल करके नासा ने इसको विकसित किया और 2021 में इसे प्रक्षेपित किया गया है और 2022 से ये कार्यरत है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, तो इसकी खासियत है कि ये इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश के क्षेत्र का अवलोकन करता है। आप जानते ही होंगे अवरक्त प्रकाश सबसे कम ऊर्जा की तरंगें होती हैं जो कि ब्रह्मांड में मिलती हैं और ये इन्हीं पर कार्य करता है। इसका प्राथमिक दर्पण जो है वो 6.5 मीटर का है, जो अंतरिक्ष में स्थापित अभी तक के दूरबीन में सबसे बड़ा दर्पण है। यानी ये सबसे बड़े दर्पणों में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी के लैग्रांज बिंदु L2 पॉइंट पर स्थित है। आप इस बात को जानते ही हैं कि अगर यहाँ पर हमारा अपना सन है तो लैग्रांज नामक वैज्ञानिक ने सन और अर्थ के बीच में, यहाँ पर यह आपकी अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट को चूज किया है जिसको हम कहते हैं L1। और हमने अपने पिछले वीडियो में L1 पॉइंट के लिए आदित्य L1 के बारे में चर्चा की थी। लेकिन इसके पीछे की तरफ यहाँ पर जो पॉइंट है वो है L2। दोनों की दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी ही रखी गई है, तो दोनों पॉइंट्स 15 लाख किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर इस पीछे L2 पॉइंट पर ही हमने स्थापित किया हुआ है अपना ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इसको 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है। इसकी अन्य खासियत की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रारंभिक ब्रह्मांड एवं प्रथम आकाश गंगाओं का अध्ययन करना है। यानी ये बना आज है, अंतरिक्ष में अभी उपस्थित है, लेकिन ये अंतरिक्ष में पुराने समय पर देखने की क्षमता रखता है। अब ऐसा क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई प्रकाश की किरण अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 10 साल तक चलती रहे,
यानी 10 वर्षों के बाद पहुंचती हो। आप ऐसा मान लीजिए कि प्रकाश की किरण किसी एक स्थान से उत्पन्न हुई और वो चलते हुए 10 साल बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप तक पहुंची। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप उस प्रकाश की किरण को अवशोषित करेगा और उससे उस इमेज को बनाएगा जो कि 10 वर्ष पहले हुई थी। क्योंकि 10 वर्ष पहले निकली हुई ये प्रकाश की किरण अब मिल रही है, तो ये इस तिरंग को अवशोषित करने के बाद उस इमेज को पढ़ने में सक्षम होता है जो 10 साल पहले हुई थी। यानी समय में पीछे जाकर चीज़ों को देखने की क्षमता जेम्स वेब टेलीस्कोप को बड़ा खास बनाती है। इसीलिए इसका कार्य है आकाश गंगाओं का अध्ययन करना कि गैलेक्सीज निर्मित हो रही हैं या बदल रही हैं या मिक्स हो रही हैं। तारे और ग्रहों के निर्माण के अध्ययन की क्रिया को भी देखना है, यानी कि किस प्रकार ग्रह और तारे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी तारा और ग्रह अपने एक जीवन काल को पूरा करता है, तो ये उसका भी अध्ययन करेगा। ये है बाह्य ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल के जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों की खोज, यानी कि अन्य जो सोलर सिस्टम के ग्रह हैं या उसके बाहर के भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों में किस तरह का वायुमंडल है, क्या पदार्थ पाए जाते हैं, इस पर भी ये अपनी शोध करता है। इसकी विशेषताएं हैं कि अत्यंत निम्न तापमान बनाए रखने के लिए 5 परतों वाला सनशील्ड इस पर रखा गया है। चूंकि अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश की गर्मी या अन्य किसी भी प्रकार के तापमान को संतुलित रखने के लिए इसमें गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, ताकि ये रिफ्लेक्शन करे, परावर्तन करे और अपने तापमान को हमेशा सही बनाकर रखे। यह हबल दूरबीन का प्रत्याशित प्रतिस्थापित नहीं, बल्कि भिन्न तरंगदैर्ध्य पर कार्य करने वाला उन्नत उत्तराधिकारी है। कई लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ने जो पहले हबल टेलीस्कोप बनाया था उसको रिप्लेस करके बनाया गया है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हबल अपने आप में आज भी कार्यरत है और हबल जिस कार्य के लिए बनाया गया था उसे उसने बेहतरीन ढंग से किया। हम उस पर भी आज वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जेम्स वेब उसका एक उन्नत संस्करण है, यानी उससे बेहतर टेक्नोलॉजी पर बनाया गया भाग है। न्यूनतम तरंगदैर्ध्यों को देखने की क्षमता इसमें रखी गई है। तो ये इसके लिए सबसे खास पॉइंट है, ये इसके कार्यों में आता है। और अगर हम देखें कि ये कैसा दिखता है, तो ये है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। यहाँ पर ये सामने की ओर आपको जो ये भाग दिखाई दे रहे हैं, इनका आकार लगभग 3 से 4 फुटबॉल ग्राउंड के साइज का है और यही है जो गोल्ड प्लेट को रखता है। अंतरिक्ष में ये इसी रूप में उपस्थित रहता है और गोल्ड प्लेट की वजह से इस पर तापमान का कोई असर नहीं होता है, अपने तापमान को सीमित रखता है। तो ये है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप और इसको हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है। इसे हम कहते हैं सीइंग द अनसीन। जो कोई नहीं देख सकता उसे भी कौन देख सकता है? जेम्स वेब टेलीस्कोप देख सकता है। इसे हम नेक्स्ट जनरेशन स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। आइए इसी के साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं हबल टेलीस्कोप के बारे में। तो इसे नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1990 में प्रक्षेपित किया था, यानी बहुत पहले बनाया गया था। लेकिन इसका कार्य था पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश तथा निकट अवरक्त, यानी तरंगदैर्ध्य देख सकता है अवरक्त तरंगों का भी। तो ये पराबैंगनी के लिए भी है, दृश्य प्रकाश के लिए भी है और हमारी अवरक्त तरंगों के लिए भी है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप केवल किसके लिए बनाया गया है? सबसे न्यूनतम ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य यानी कि आपकी अवरक्त तरंगों के लिए। इसको हम लोगों ने स्थापित किया है निम्न पृथ्वी कक्षा में, यानी कि एलईओ में। अब देखो यहाँ से एक सबसे खास बात आती है। 15 लाख किलोमीटर दूर है L2 पॉइंट पर आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप, यानी कि उसे हमने भेज तो दिया लेकिन दोबारा हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वहाँ तक कोई व्यक्ति जा नहीं सकता कि कल को अगर वो खराब हो जाए तो क्या हम उसे सुधार पाएंगे, उसके उपकरण बदल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो वन टाइम बनाई गई चीज़ है। लेकिन ये जो हबल टेलीस्कोप है ना, ये हमारी निम्न पृथ्वी कक्षा में है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अंतरिक्ष में जा करके इसको सुधार सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और कई बार अमेरिका के द्वारा ऐसा किया भी जा चुका है, क्योंकि 1990 से लेकर अब तक में तकनीक बहुत बदल चुकी हैं। हमने हबल पर लगे हुए उपकरण भी बदले हैं। तो मानव अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट पे जाकर के इसको बदल सकता है, यानी इस पर कोई भी उपकरण अगर खराब हुए हैं तो उसे सही किया जा सकता है। तो रिपेयरिंग पॉसिबल है इसकी, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें, क्या योगदान है, तो ब्रह्मांड के विस्तार की दर का निर्धारण करना। आप जानते हैं कि आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी में, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके तहत ये बात बताई थी कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसके बारे में तथ्यात्मक प्रमाण पहली बार हमें हबल से ही मिलते हैं।
ये डार्क एनर्जी के अस्तित्व के प्रमाण भी प्रदान करता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारी डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है। डार्क एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं जिसे हम सीधे रूप में कभी उपयोग नहीं कर पाते या फिर उसकी प्रकृति को हम जानते नहीं हैं, लेकिन ऊर्जा का प्रारूप ब्रह्मांड में उपस्थित है। आकाशगंगा, निहारिका जैसे कि नेब्यूला और ब्लैक होल की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें प्राप्त की गई हैं, यानी हमने इसके द्वारा बहुत ही बेहतर तस्वीरें खींची हैं ब्लैक होल्स के बारे में, नेब्यूला के बारे में और अलग अलग अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा इसकी मरम्मत की जा सकती है, जबकि जेम्स वेब के विपरीत है ये, यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। हबल डीप फील्ड इसकी प्रसिद्ध उपलब्धि है। हबल डीप फील्ड क्या है? गहरे अंतरिक्ष में देखना और गहरे अंतरिक्ष से तस्वीरों को साफ खींचना, ये हबल टेलीस्कोप की बड़ी खासियत रही है। तो ये आज भी कार्यरत है। अगर आप इसको देखें तो ये आपका हबल टेलीस्कोप है, ठीक है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है और 1990 से ये कार्यरत है। अच्छी बात है कि हम इसको समय समय पर रिपेयर कर देते हैं और आज भी ये अंतरिक्ष के बहुत सारे अनसुलझे हुए चीज़ों को भी सुलझा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में इसने मदद करी है। आते हैं अगले भाग पर। भारत की ओर से एक्सपोसैट, इसरो ने इसको विकसित किया। जनवरी 2024 में हमने इसे प्रक्षेपित किया और ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया भाग है और भारत का ये पहला ऐसा डेडिकेटेड एक्स-रे पोलरीमीटर मिशन है, यानी कि हम एक्स किरणों को अवशोषित करेंगे, उन पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और अंतरिक्ष के कई सारे सवालों को सुलझाएंगे एक्सपोसैट की मदद से। अगर हम इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसका कार्य है एक्सरे के पोलराइजेशन का अध्ययन करना। पोलराइजेशन का मतलब होता है फैलाव। तो एक्सरे के फैलाव को, खास बात यह है कि जब अंतरिक्ष में कभी भी किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में, गैलेक्सीज में या किसी स्टार में कोई क्रिया होती है तो वहाँ से एक्स किरणें बाहर आती हैं और ये उन्हीं एक्सरेज को पोलराइज करता है, या ये कहिए कि उसके पोलराइजेशन को स्टडी करता है और बहुत सारी इमेजेस बना कर देता है। इसमें हमने मुख्य रूप से दो चीज़ें उपकरणों के रूप में लगाई हुई है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी कभी कभी किसी एक विशेष उपग्रह में लगे हुए कुछ खास उपकरणों पर सवाल पूछता है। यहाँ पर हमने एक्सपोसैट के अंदर POLXI लगाया हुआ है और ये LIX जो है आपका POLIX, ये एक्स-रे के ध्रुवीकरण का प्रमाणन है। यहाँ पर हमने XSPECT भी लगाया है जो एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि हमने किन विशेष उपकरणों का उपयोग किया है। कार्य कैसे करता है वो भी हम देखेंगे। इसका अध्ययन क्या है? तो इसका अध्ययन करने का तरीका है कि ये ब्लैक होल्स के बारे में बताएगा, न्यूट्रॉन तारों के बारे में बताएगा और पल्सर के बारे में। अब दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये पल्सर और न्यूट्रॉन तारे क्या हैं। अभी हम आज के वीडियो में ही इस पर चर्चा करने वाले हैं। महत्व क्या है? तो ब्रह्मांड के स्रोतों की ज्यामिति एवं चुंबकीय क्षेत्रों को समझने में सहायक। ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है, वहाँ पर किस तरह का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ब्रह्मांड की स्थिति कैसी परिवर्तित हो रही है, इन सभी बातों पर स्टडी करने के लिए हमारा एक्सपोसैट है। आइए देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये आपका एक्सपोसैट है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का ये पहला ऐसा डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो कि ब्रह्मांड में हमने अंतरिक्ष की क्रियाओं को समझने और ब्लैक होल की स्टडी के लिए लॉन्च किया है। अब इसी में आते हैं हम अपने इसी भाग के एक्स-रे पोलरीमीटर, लाइक एक्सपोसैट को हम इसी नाम से बुलाते हैं। अब आखिर ये करता क्या है, यानी एक्स-रे पोलरीमीटर का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है? एक्स-रे के ध्रुवीकरण की दिशा और मात्रा का मापन करता है, कहाँ से आ रही है और कितनी मात्रा में। चुंबकीय क्षेत्र की संरचना का अध्ययन करता है, विकिरण और उत्सर्जन की प्रक्रिया को भी देखता है। विशेष रूप से ये मदद करता है ब्लैक होल्स को समझने में, न्यूट्रॉन तारों को समझने में, सुपरनोवा के अवशेष को समझने में। इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरक है, यानी कि तस्वीरें खींचता है, और स्पेक्ट्रम यानी कि तरंगदैर्ध्य को भी ऑब्जर्व करता है कि कौन से प्रकाश किरणों में क्या उपलब्ध है। तकनीकी कठिनाइयों के कारण पहले के मिशनों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन एक्स-रे पोलरीमीटर ने यह चीज़ सॉल्व कर दी है। तो ये आज के समय में बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। देखते हैं काम कैसे करता है। तो मान लीजिए आपके सामने ये एक कोई गैलेक्सी है और यहाँ पर ये ब्लैक होल है। तो जब ब्लैक होल और गैलेक्सी कहीं पर भी कोई क्रिया कर रहे होंगे तो यहाँ से एक्स किरणें निकलती हैं
और ये हमारा जो एक्सपोसेट है वो इसी एक्स किरणों को देखने वाला है। अब ये एक्स किरणों को देखता है। अब एक्स किरणों में क्या है, तो आप देखें ये है पोलराइज्ड रे। जब एक्स किरणें बिल्कुल सीधे किसी मार्ग पर चलती हैं तो हम कहते हैं वो पोलराइज्ड हैं। और पोलराइजेशन को कुछ इस तरीके से देखा गया है कि ये मल्टीपल डायरेक्शन में अगर जा रहा हो, यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनपोलराइज्ड है तो हम कहेंगे उसकी दो दिशाएं या दो से अधिक हो सकती हैं दिशाएं, लेकिन अगर वो पोलराइज्ड है तो वो हमेशा एक ही दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। तो ब्रह्मांड के गहरे अंतरिक्ष में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा होगा, वहां से निकलने वाली एक्स किरणों को ये देखेगा। इससे हम इसकी तस्वीरें और इसकी क्रियाओं के बारे में बेहतर अध्ययन कर पाएंगे। तो ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बेहतर स्टडी को, खासकर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टारों के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लैक होल के अध्ययन में हमारे लिए क्या क्या खास होता है, ब्लैक होल्स क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी स्टार, कोई भी तारा जब तक ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होता है, यानी एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है, तब तक हम उसको जीवित मानते हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि जैसे जैसे कोई तारा एनर्जी को प्रोड्यूस करता जाएगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि एक समय के बाद उसमें एनर्जी उत्पादन की क्षमता नहीं होगी। और वही है स्टार की डेथ या ब्लैक होल में कन्वर्जन। ब्लैक होल का मतलब है यहाँ पर सारी ऊर्जा का अवशोषण हो गया है और यहाँ पर अन्य कोई ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। तो ब्लैक होल का प्रत्यक्ष अवलोकन सामान्यतः संभव नहीं होता है, हम इसे अप्रत्यक्ष तरीकों से पहचानते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल को दूर से तो देखा जा सकता है, लेकिन ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी प्रकाश की किरणें, जो भी ऊर्जा या अन्य कोई भी चीज़ अगर इसके आसपास से गुजरेगी तो ये उसे अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। तो हम इसे पास जाकर प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पाते, लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से हम इसको ज़रूर देख सकते हैं। अब इसके अवलोकन के तरीके क्या हैं, क्या क्या इसमें शामिल है? तो इसमें सबसे पहले आता है अभिवृद्धि चक्र, यानी कि एक्सीलरेशन डिस्क से निकलने वाले एक्सरे विकिरण। आपने क्लिप्स में या मूवीज में देखा होगा, एक्स जो ये आपका ब्लैक होल है वो एक्स किरणों का उत्पादन करता है, लेकिन उसके चारों ओर कई सारे प्रकाश की किरणें या ऊर्जा की धाराएं बहती रहती हैं, यानी कि उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन डिस्क, लगातार घूमती रहती हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कोई भी उपग्रह अपनी स्थिति में जो भी परिवर्तन लाता है उसके पीछे गुरुत्वाकर्षण एक मुख्य कारण है। निकटवर्ती तारों की गति का अध्ययन हम इसके द्वारा कर सकते हैं और साथ में गुरुत्वीय तरंगे यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स का विश्लेषण किया जाता है। इससे मिली हुई जानकारी ब्लैक होल के स्पिन यानी ब्लैक होल के घूमने, क्योंकि ब्लैक होल बहुत तेजी से घूमते हैं, उसी से वो ग्रेविटेशन जनरेट करते हैं और अन्य चीज़ों को अपनी ओर खींचते हैं, इसके बारे में पता चला। और साथ में अभिवृद्धि चक्र की संरचना यानी ब्लैक होल के बाहर ये जो संरचना है उसके बारे में स्टडी करने का मौका मिलता है हमें ब्लैक होल स्टडीज से। अब आते हैं हम अपने अंतरिक्ष के प्रमुख भागों की ओर। जैसे हम खगोलीय पिंडों को देख रहे हैं तो सबसे पहला नाम आता है कि पल्सर क्या होते हैं। पल्सर अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, ये क्या हैं? तो लिखा गया है कि अत्यधिक चुंबकीय और तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। देखो, न्यूट्रॉन तारों का मतलब होता है अत्यंत प्रकाशमयी यानी खूब चमकदार, ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले। जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं और हमें कोई तारे चमकते हुए दिखते हैं, ये चमकते हुए इसीलिए तो दिख रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित किया जा रहा है, रेडिएट किया जा रहा है, उसी को तो हम देख पाते हैं। और न्यूट्रॉन तारे विभिन्न प्रकार के गैसों के संघनित बादलों से बने हुए तारे होते हैं, जहां पर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित की जाती है। ये बहुत तेजी से घूमते हैं, यानी एक स्थान पर सुनिश्चित नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं और तेजी से घूमने के कारण ही ये खूब सारी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यानी इनमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा और तीव्र गति से घूमने वाले ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं। नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हम इसकी ऊर्जा का अंदाज़ा लगाते हैं। विशाल तारों के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, अगर उसमें विस्फोट होता है तो इस विस्फोट को हम लोग नाम देते हैं सुपरनोवा।
वैसे तो आप इस शब्द का मतलब जानते होंगे। सुपरनोवा का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, यानी जब ऊर्जा एक सामान्य लिमिट से बढ़कर अत्यधिक मात्रा में पहुंच जाए तो उसे सुपरनोवा कहेंगे। तो बहुत बड़े तारे, जब ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ा तारा होगा, कोई ग्रह होगा, और अगर वो टूटता है यानी कि फटता है, तो उसके फटने से असीमित मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है ब्रह्मांड में, और इसी को हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, तो सुपरनोवा विस्फोट का मतलब है ऐसा विस्फोट जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर की ओर निकल आए। इसी के कारण ये बनते हैं आपके पल्सर, यानी वो छोटे हैं। तो सोचिए जरा, इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो आखिर सुपरनोवा होने से पहले जो तारा रहा होगा उसमें कितनी ऊर्जा है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, और ये टूटेगा तो ये बनेगा। यहां पर अगर हम घूर्णन की अवधि की बात करें तो 1 मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक हो सकती है। घूर्णन का मतलब है ये तारे घूमते हैं, तो अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय? ये समय लेते हैं 1 मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड, यानी आप 1 सेकंड को भी मान लीजिए तो 1 सेकंड में ये घूम जाएंगे। हमारी पृथ्वी को अपना एक चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं। सोचिए ये कितनी तेजी से घूम रहे होंगे। इसी कारण, चूंकि ये तेजी से घूमते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का निष्कासन भी करते हैं। उच्च घूर्णन स्थिरता के कारण इन्हें ब्रह्मांड में घड़ी यानी कॉस्मिक क्लॉक के रूप में भी देखा जाता है। यानी आप इन्हें ऐसे देख सकते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ तो हम इससे समय का आकलन भी कर पाते हैं कि कितने समय से ये उपलब्ध हैं। पहली बार इन्हें 1967 में खोजा गया था, लेकिन लगातार ऊर्जा के क्षय के कारण समय के साथ इनकी घूर्णन गति भी कम हो जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा घटती जाएगी ये तारा अपने जीवन को पूरा करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि पल्सर ब्लैक होल नहीं होते। ब्लैक होल ऊर्जा का निष्कासन नहीं करते हैं बल्कि अवशोषण करते हैं, और पल्सर्स ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, घूमता आपका ब्लैक होल भी बहुत तेजी से है, घूमता पल्सर भी बहुत तेजी से है, बट ब्लैक होल ऊर्जा अवशोषित करता है, पल्सर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। देख लेते हैं कैसे होते हैं। कुछ इस तरह के आपके ये पल्सर होते हैं, यानी कि आपको एक न्यूट्रॉन तारा अत्यधिक चमकदार ब्रह्मांड में दिखाई देगा। इसके आसपास अत्यधिक मात्रा में आपकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होगी, चुंबकीय शक्ति होगी, और ये घूमने के कारण खूब सारी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो पल्सर जो है ये अत्यधिक चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये अपने चुंबकीय ध्रुवों से विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी दोनों तरफ के ध्रुव जो होंगे विपरीत उनसे उत्सर्जित करेंगे विकिरण। तारा घूमते समय ये किरणें अंतरिक्ष में घूमती हुई स्वीप करती हैं, यानी कि बाहर की ओर निकलती हैं। जब ये किरण पृथ्वी की ओर आती हैं तो हमें रेडियो तरंगों के पल्स मिलते हैं, यानी ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा है और पृथ्वी के पास से जब गुजरती हैं तो हमें रेडियो तरंगों के पल्स मिलते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। ये है आपका पल्स। तो इनकी पल्स डिटेक्ट हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये ऊर्जा मिल रही है अगर ये पृथ्वी तक पहुंचती है। खास बात यह है कि इनके आसपास खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है और खूब सारे प्रकाश का रेडिएशन होता है। ये हैं आपके पल्सर्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब समझते हैं मैग्नेटार क्या है। यहाँ पर तो मैग्नेटार वर्ड से मैग्नेट शब्द बाहर आता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में तो ये खास है, वो इस शब्द से ही पता चल जाता है। न्यूट्रॉन तारों का ये एक विशेष प्रारूप है। न्यूट्रॉन तारे, वापस से हमेशा याद रखें, न्यूट्रॉन तारे का मतलब एक ऐसे बहुत सारे गैसों का बादल या जो ग्रह के रूप में या तारे के रूप में स्थापित है जिसमें ऊर्जा उत्सर्जन की क्षमता है, वो न्यूट्रॉन तारा है। तो ये न्यूट्रॉन तारों का एक विशेष प्रकार है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं ये, और वही मैंने अभी आपको कहा कि मैग्नेटार वर्ड में मैग्नेट शब्द आता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ये बहुत खास होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनाने की क्षमता होती है। इनका चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सामान्य पल्सरों की तुलना में लगभग 1000 गुना ज़्यादा होता है। यानी पल्सर भी बनाता है लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में। ये गामा रे विस्फोट तथा एक्स रे प्लेसर्स से उत्पन्न होते हैं, यानी इनके द्वारा गामा रेज निकलती हैं और एक्स रेज निकलती हैं। तो गामा रेज और एक्स रेज का उत्सर्जन होता है। तीव्र चुंबकीय तनाव के कारण इनमें स्टार क्लच होते हैं। अब ये क्या होता है भाई, स्टार क्लच क्या होता है? स्टार क्लच का मतलब होता है कि अगर इनमें मैग्नेट
यानी चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो ये आसपास के छोटे तारे या छोटे ग्रहों को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं, और खींचते हैं, टकराते हैं, कई बार जुड़ेंगे और कई बार टूटेंगे। अत्यंत दुर्लभ है। अब तक 30 मैग्नेटार को ही जाना गया है, यानी कि इनकी संख्या भी निश्चित है कि हम कितने मैग्नेटार्स को देख चुके हैं। तो टोटल 30 मैग्नेटार अभी तक ज्ञात किए गए हैं। अब याद रखेंगे, ध्यान देने की बात यह है कि मैग्नेटार न्यूट्रॉन तारों से अलग कोई अलग श्रेणी नहीं है, यानी ये भी न्यूट्रॉन तारों का एक विशेष प्रकार है। तो अब आपने क्या जाना, ब्लैक होल अलग है ना। ब्लैक होल तारों का अंत है, उसमें ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता है। ऊर्जा जो उत्सर्जित करें वो न्यूट्रॉन तारे हैं। इनमें दो प्रकार हो गए। एक प्रकार हो गया आपका पहले, जिसको हमने पढ़ा पल्सर के नाम से, और दूसरा है हमारे सामने मैग्नेटार। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा का। पल्सर में कम होती है और इनमें सर्वाधिक मात्रा में, यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कौन विकसित करेगा? तो आपके मैग्नेटार्स विकसित करेंगे। ये दोनों में अंतर है। इस प्रकार आपको कुछ मैग्नेटार्स हैं जो दिखाई देते हैं। इनका जो सरफेस होता है ये गर्म है, तो बिल्कुल आपको पल्सर जैसे ही दिख रहे हैं कि बाहर की तरफ इनमें भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होगी, और दोनों तरफ घूमने पर ध्रुवों से जो बीम निकलेंगी वो एक्स रे के पार्टिकल्स होंगे। तो एक्स किरणों का उत्सर्जन दोनों अपोजिट ध्रुवों से, और सतह गर्म है इनकी, ये इसकी खास बात है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये भी एक आपका क्या है? न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार वही होता है जिससे ऊर्जा उत्सर्जन की क्षमता और अत्यधिक मात्रा में चमक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये आपका मैग्नेटार है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है हमारे सामने क्वासर। सीधी सी एक लाइन है कि ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुएं जो होती हैं वो क्वासर हैं। चमकते न्यूट्रॉन भी हैं क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, मैग्नेटार भी हैं, लेकिन उन दोनों की तुलना में भी सबसे ज़्यादा चमकदार। जब आप रात में बादलों की ओर देखते हैं तब आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ये सारे तारे आपको चमकदार हैं तभी तो दिख रहे हैं, लेकिन किसी तारे की चमक बाकी तारों की तुलना में ज़्यादा होती है, तो हम कहेंगे चमक तो सभी में है लेकिन किसी तारे में बहुत ज़्यादा। तो जिसमें सर्वाधिक चमकदार वस्तुएं मिले वो क्वासर है, ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा चमकदार वस्तुएं। अब अगर इनकी बात करें तो ये अधिकतर कहाँ होते हैं? आकाश गंगाओं के केंद्र में होते हैं, और अति विशाल ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल के द्वारा संचालित होते हैं आकाश गंगाओं के केंद्र में। अब देखो अंतर क्या है, जो आपका मैग्नेटार और पल्सर था वो अलग न्यूट्रॉन स्टार हैं, लेकिन ये कोई स्टार की फॉर्म में नहीं दिखेंगे। ये कहाँ होंगे? गैलेक्सीज के केंद्र में। गैलेक्सीज बहुत बड़ा होता है, उसी के बीच में उपस्थित होंगे। इनमें एक्सीलरेशन डिस्क से अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी वही बाहर की तरफ जो डिस्क है उपस्थित है जिसमें एनर्जी घूम रही है, उससे ऊर्जा का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। चमकदार होने के कारण ये अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी से भी देखे जा सकते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड के अध्ययन में इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आप जानते हैं, बात अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हो, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे न्यूनतम ऊर्जा की तरंगे जो निकालती हैं वो रेडियो वेव हैं। रेडियो वेव के बाद आपकी माइक्रोवेव हैं, माइक्रोवेव के बाद आपकी इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद आपका विजिबल लाइट है, फिर आपका एक्स रे है, और अंतिम है आपका गामा रे। तो पूरा का पूरा जो रेडियो से लेकर गामा किरणों तक का स्पेक्ट्रम है ना, वो सब यहीं पर आते हैं। अब क्या खास बात है? क्वासर तारे नहीं होते। तो अभी मैंने आपको बताया क्या, न्यूट्रॉन स्टार तारे, उसके दो प्रकार, पल्सर और मैग्नेटार, कम चुंबकीय क्षेत्र, अधिक चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों में अंतर था। ये ब्लैक होल्स या फिर ये कहिए गैलेक्सीज के बीच में उपस्थित हैं, इसलिए ये तारे के रूप में तो नहीं है। देखते हैं कैसे होते हैं। तो ये है आपका कुछ क्वासर। ये आपकी ओवरऑल क्या दिखाई दे रही है? एक डिस्क दिखाई दे रही है जिसमें ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा घूम रही है। जैसे यहाँ पर एक कोई दूसरी गैलेक्सी आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो बाहर की तरफ घूम रही है इसमें एक्स किरणों का रेडिएशन हो रहा है, और ये बाहर की तरफ जो ऊर्जा घूम रही है इसी को हम एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। एक्सेलरेशन शब्द का मतलब है घूमने वाला, और डिस्क यानी कि चपटी ऊर्जा जो आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में इतनी चमक है कि हम इसकी संरचना को भी नहीं देख पा रहे हैं, और यही है आपका सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव यानी अत्यधिक ऊर्जा वाला। तो इसके पास इतनी ऊर्जा का अवशोषण हो चुका है और यहीं से आपका रेडिएशन होता है,
यानी दोनों तरफ को ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो सही मायने में ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब अभी मैं आपको क्या बताया कि जो ब्लैक होल्स हैं वो ऊर्जा अवशोषित करते हैं, लेकिन ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं जो ऊर्जा का निष्कासन कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। ये हैं आपके क्वासर, एक्सट्रीमली लुमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, यानी किसी सक्रिय गैलेक्सी के केंद्र में उपस्थित अत्यधिक चमकदार वस्तुएं हैं ये आपकी। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वासर, जो कि तारों में नहीं गिने जाते, गैलेक्सीज में गिने जाते हैं। अब आते हैं ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हम अंतरिक्ष में काफी चीजें जानते हैं और बचपन से इनके नाम भी सुनते आए हैं, और इसे हम कहते हैं नेब्यूला या फिर निहारिकाएं। हम लोगों ने अगर अंतरिक्ष के बारे में चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इनके अलावा अगर कुछ सुना है गहरे अंतरिक्ष में उपस्थित, तो वो यही हैं, निहारिकाएं। हम इनके बारे में काफी कुछ जानते हैं, जैसे कि ये क्या हैं? अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल हैं। यानी ये कोई तारे नहीं हैं, ये कोई गैलेक्सी नहीं है, ये सिर्फ बादल हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में गैस और धूल उपस्थित होती है। तारों के जन्म स्थल कहलाते हैं, यानी यही वो स्थान है जहां से तारे उत्पन्न होते हैं। तो वो जो चमकदार कण हैं, जब ये जुड़ेंगे और जुड़ने से कोई नया तारा बनेगा, तो हम कहेंगे तारे का जन्म हो गया। तो निहारिकाएं सिर्फ गैस और बादल के, एक धूल के बादल के रूप में दिखेंगे जहां से तारों का जन्म होता है। इनके प्रकार कितने हैं? बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि उत्सर्जन निहारिका, परावर्तन निहारिका, अंधकारमय निहारिका, ग्रहकीय निहारिका और सुपरनोवा अवशेष। उत्सर्जन का मतलब है ऊर्जा बाहर भेजने वाले। परावर्तन का मतलब है जब इन पर कोई ऊर्जा आएगी तो ये उसको परावर्तित करेंगे। अंधकारमय मतलब ऊर्जा का निष्कासन नहीं भी करेंगे। ग्रहकीय जो ग्रह बना रहे होंगे, और सुपरनोवा अवशेष यानी कि जब एक्सप्लोजन हुआ होगा बड़े तारे का, यानी कोई बहुत बड़ा तारा जब टूटा होगा, एक्सप्लॉयड हुआ होगा, फटा होगा, तो उससे जब अलग अलग चीज़ें बनी होंगी तो उसके अवशेष के रूप में ये बादल आपको दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ओरियन निहारिका, तारा निर्माण क्षेत्र। ओरियन वो निहारिका है जिसको पृथ्वी के सबसे करीब देखा जाता है, और इसके बारे में तो आजकल स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। अगर मैंने अभी कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों की किताबें देखी स्कूल की, जो 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चे हैं, तो उनकी किताबों में भी ब्रह्मांड के बारे में ये शब्द लिखा मिलता है। और यही वजह है मैंने कहा कि निहारिकाओं के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। अब आपके सामने ये सारी निहारिकाओं के कुछ मैंने उदाहरण आपको दिए हुए हैं ताकि आप इनको देखकर समझ पाएं। तो जैसे ये है आपकी उत्सर्जन निहारिका, इमिशन नेब्यूला, जिससे उत्सर्जन हो रहा है, तो देखो बादल के रूप में दिख रही है। इसके बाद ये है आपकी परावर्तन निहारिका, जिससे किसी विशेष प्रकार का परावर्तन, और आप जानते हैं इसीलिए वहाँ कई कलर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कलर, क्योंकि जब परावर्तन होता है तो हमें कोई एक रंग दिखाई देता है। ये है आपका अंधकारमय, दिख तो रहा है कि यहाँ कुछ है बादलों जैसा, लेकिन यहाँ पर उजाला नहीं है, चमक नहीं है, अंधेरा ज़्यादा है। यह है पृथ्वी के करीब जिसके बारे में अधिक चर्चा होती है, ओरियन निहारिका, जिसमें अत्यधिक चमक है। सुपरनोवा अवशेष, देखने से ही समझ में आता है कि ऊर्जा के बादल जब फटे होंगे तो इस प्रकार की संरचना बनती है जिसे सुपरनोवा अवशेष कहेंगे। और ये है वो निहारिका जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इमेज फेमस है, जो अधिकतर किताबों में मिलेगी, और वो है आपकी ग्रहकीय निहारिका, यानी ये वो निहारिका है जहाँ से किसी ग्रह या प्लैनेट का उत्सर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की आपकी निहारिकाएं जो कि हमें अंतरिक्ष में देखने को मिलती हैं। तो निहारिकाओं के विभिन्न प्रकार हैं ये। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अंत में आते हैं और तारों के जीवन चक्र के बारे में बात कर लेते हैं कि तारों का जीवन कैसा है। ये बात तो तय है कि जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। ये बात तारों पर भी अप्लाई होती है। सबसे पहले देखेंगे तारों का निर्माण। तो अभी आपने इस बात को समझ लिया कि तारों का जो निर्माण है वो तो शुरुआत तो निहारिका से ही होती है। निहारिका वो चीज़ है जिससे कि तारों का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल के कण संकुचित हो जाते हैं, यानी कि ये सब मिल जाते हैं और एक ग्रह बन जाता है। प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। आप जानते हैं प्रोटो शब्द का मतलब होता है प्राथमिक, यानी कि जब भी कभी किसी निहारिका में गैस और धूल के बादल संघनित होंगे, ग्रह का निर्माण करेंगे, तो वो ग्रह अपनी प्राथमिक स्थिति पर होगा, और इसी को हम कहेंगे प्रोटो स्टार, यानी प्रारंभिक चरण है। इसके बाद यहाँ पर नाभिकीय संलयन का प्रारंभ हो जाएगा, और नाभिकीय संलयन के प्रारंभ से इस ग्रह की ऊर्जा बनती रहेगी,
क्योंकि नाभिकीय संलयन, जैसे सूर्य में भी तो संलयन की क्रिया ही होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना और हीलियम का बनना, इसी से तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। और यहाँ पर इस तरीके से एक ग्रह का निर्माण हो जाएगा, प्रोटोस्टार, जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं मुख्य अवस्था पर। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जैसे अभी मैंने कहा जैसा सूर्य में भी होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है। ये बात बहुत खास है, यूपीएससी ने इस पर भी प्रश्न बनाया हुआ है। पृथ्वी पर जो गैस कभी नहीं मिलती वो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है। जैसे ही ये खुले वायुमंडल में आती है ये आसमान की ओर चली जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वो हाइड्रोजन है। और यही वजह है, वही हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाती है, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। तारा अपनी स्थिर अवस्था में आ जाता है। हमारा सूर्य वर्तमान में इसी अवस्था में है। हमारा सूर्य जो है वो वर्तमान में अपनी मुख्य अनुक्रम अवस्था से गुजर रहा है। इस अवस्था की अवधि तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तारा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका जीवन काल उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि लगातार ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण उसमें कमी भी तो आएगी। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य भी अपनी मध्यम अवस्था में है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होना भी लाखों करोड़ों साल की बात है, लेकिन अंत तो उसका भी होगा। अब अगर सूर्य से बड़ा भी कोई तारा है जो कि हैं ब्रह्मांड में, तो उनका जीवन काल और लंबा होगा, यानी इसी बात पर निर्भर करता है। तारों की मृत्यु पर आते हैं। तारों की मृत्यु की दो अवस्थाएं हैं, एक है मध्यम तारे यानी जो छोटे तारे हैं, और एक है बड़े तारे जो असीम मात्रा में होंगे, यानी बहुत ही बड़े मात्रा में होंगे। तो पहले बात करते हैं तारों की मृत्यु, जैसे कि कम और मध्यम द्रव्यमान के तारे, जैसे कि हमारा सूर्य। अगर हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमारा सूर्य वैसे तो बहुत बड़ा है हमारे सिस्टम में, लेकिन सूर्य अंतरिक्ष की तुलना में बहुत छोटा है। अंतरिक्ष में इससे भी बड़े चमकदार ग्रह उपस्थित हैं। तो हमारा सूर्य जो है वो एक मध्यम द्रव्यमान का तारा है। यहाँ पर सबसे पहले लाल दानव यानी कि रेड जेंट का मुख्य अनुक्रम होता है, यानी पहले ये लाल रंग के जेंट में कन्वर्ट होगा, बाहरी परतें निकल जाती हैं और केंद्र बिंदु बच जाता है, यानी कि ग्रहकीय निहारिका का उत्पादन होता है। इसके बाद जो केंद्र बिंदु है वो श्वेत बौना और वाइट हो जाता है, यानी सफ़ेद रंग में कन्वर्टेड हो जाता है, और सफ़ेद रंग के बाद अंततः ठंडा होकर कृष्ण बौना यानी ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। तो पहले लाल, लाल से हुआ सफ़ेद, और सफ़ेद होने के बाद अपनी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म कर देगा, ग्रह ठंडा हो जाएगा, और अगर संलयन की अभिक्रिया खत्म तो यह है तारे की मृत्यु, क्योंकि अब वो तारा किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा। हम आसमान की तरफ देखकर जिसमें चमक और उत्सर्जन होता है उसी को तारा कहते हैं। अब अगर उत्सर्जन खत्म तो वो तारे का जीवन भी पूरा हो चुका है। तो यह है छोटे मध्यम तारों का अपना डेथ। लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हैं, विशाल द्रव्यमान वाले तारे। इनका मुख्य अनुक्रम लाल महादानव यानी कि रेड सुपर जेंट के फॉर्म में होता है, और केंद्र का पतन जो है सुपरनोवा के रूप में होता है, यानी कि ये फैलेंगे और इनके बीच में यानी केंद्र बिंदु से सुपरनोवा विस्फोट होगा, और विस्फोट से ये पूरा ग्रह टूट जाएगा और ब्रह्मांड में फैल जाएगा। तो इनके केंद्र का जो पतन है वो सुपरनोवा के विस्फोट से, यानी कि ये ठंडा नहीं होता। जैसे पिछले छोटे तारे क्या हैं, लाल रंग में आए, फिर सफ़ेद रंग में आए, और ऊर्जा का निष्कासन करते करते ऊर्जा खत्म करके ठंडे हो गए। यहाँ खत्म नहीं होगा, ये भी रेड जेंट में कन्वर्ट होगा, लेकिन रेड जेंट में कन्वर्ट होने के बाद इसका केंद्र एक्सप्लॉइड कर जाएगा, फट जाएगा, और उसके फटने से ही इसका जो पतन है वो सुपरनोवा के रूप में, विस्फोट के रूप में होगा। अवशेष के रूप में क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। यानी अगर विशाल तारे फटेंगे क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, और अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि बड़े तारों के सुपरनोवा विस्फोट से जन्म लेते हैं कौन, न्यूट्रॉन तारे, है ना। तो यहाँ ठंडा तो हुआ नहीं, रेड जेंट में कन्वर्ट हुआ, ऊर्जा बहुत थी और ये फट गया, तो अब इससे जो छोटे छोटे ग्रह मिलेंगे उनमें भी ऊर्जा होगी, और यही आपके न्यूट्रॉन तारे, यदि द्रव्यमान मध्यम में होगा तो, और ब्लैक होल बन जाएगा यदि द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा। यानी अगर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल बनाएगा, मध्यम द्रव्यमान होगा तो न्यूट्रॉन तारे, यानी कि विशाल केंद्र का में फटाव हुआ, यानी विशाल तारे फटे, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, कुछ छोटे द्रव्यमान कुछ बड़े द्रव्यमान, छोटे द्रव्यमान न्यूट्रॉन तारे और बड़े द्रव्यमान ब्लैक होल। तो ये बन गए दो तरह के भाग। यह है किसी भी प्रकार के तारों की अपनी मृत्यु।
और अब इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है और आप इस अभ्यास प्रश्न को इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में उन अल सुलझे हुए पलों को भी देख पाए होंगे, यानी कि ऐसे सवाल जो अधिकतर हम सॉल्व नहीं कर पाते और कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं कि आखिर इन सभी के बारे में हम कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। आज के इस वीडियो में उन सारी समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ब्रह्मांड को लेकर अब एक बेहतर समझ विकसित हो गई होगी। तो इसी प्रकार आज हम अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को समाप्त कर रहे हैं, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमें चर्चा करनी थी वो हमने यहाँ पे कर ली है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।